वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। देखो मैं थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ पढ़ा चुकी हूँ। बाकी मैं एमसीक्यूज़ के जो भी सेट्स हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने थोड़े बहुत दिए थे। थोड़े बहुत मैं फिर से एक बार देखूँगी कि एमसीक्यूज़ के लिंक के जो भी मतलब सेट्स हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे पाऊँ थोड़े बहुत। बाकी अगर देखो इकोनॉमिक्स का पेपर है, आपको ग्राफ्स क्लियर होंगे, आपको हेडिंग्स पॉइंट्स क्लियर होंगी, तो वो बहुत इजीली आप एमसीक्यूज़ कर लोगे। एलिमिनेशन मेथड से कर लोगे, याद होगा तो उससे कर लोगे, वरना तो फिर लास्ट बचता ही है जय माता दी, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो देखो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो भी चल रहा है आलतू फालतू, प्लीज़ इग्नोर दैट प्लीज़। मुझे जहाँ जगह मिली मैं वहाँ चली आई वीडियो बनाने, बिकॉज जब आप अपने प्लेस पे ना हो तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ प्लेस टू मेक वीडियोज़, ठीक है, जहाँ बिल्कुल साउंड ना आ रहा हो। तो अभी मैं आपको यूनिट 4 और यूनिट 3-4 दोनों ही पढ़ाने वाली हूँ, और अपनी ही वेबसाइट से पढ़ाने वाली हूँ जो मैं नोट्स डालती हूँ उससे, ताकि आपको ये भी रहे कि नोट्स देखने लेने कहाँ से हैं और पढ़ना कहाँ से, ताकि अगर आप जैसे आपने मेरा वीडियो देखा तो उसके बाद आपको नोट्स पढ़ने में ईजी हो जाए। तो अभी हम चलते हैं, पहली बात तो यूनिट 4 पर हम चलेंगे, ठीक है। मैं बैक करती हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यूनिट 4 पे हम हैं, जैसे मान लो ये मेरी वेबसाइट है, आप चाहे लिंक से खोलो, चाहे आप इजी नोट्स या एग्जाम ब्लास्टर्स कुछ भी गूगल पे डाल के खोलो, यू विल गेट दिस पेज। ये मेरी वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पे यूनिट वाइज सारे जो भी हैं कंटेंट और भी पोस्ट हैं, जितने भी कंटेंट या जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो सब यूनिट वाइज मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो जब मैं लेट मी चेंज दी मोड, ओके, आई गॉट इट, पोर्ट्रेट मोड, हाँ। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे, सबसे पहले तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 हमें चाहिए, ठीक है। तो विल क्लिक ऑन रीड मोर, एंड रीड मोर पे क्लिक करने के बाद वी हैव मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में देखो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, मार्केट के बारे में पढ़ना है और प्राइसिंग के बारे में पढ़ना है, कि कैसे कैसे किस किस टाइप की मार्केट होती है, किस मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, और कुल मिला के यही है इस पूरी यूनिट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मार्केट क्या होती है। पहले के टाइम में क्या था कि जहाँ पे सामान बेचा और ख़रीदा जाता है सिर्फ वही मार्केट थी, क्योंकि पहले के टाइम में एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाके सामान खरीदना पड़ता था और जाके बेचना पड़ता था। बट अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स है, इंटरनेट है, सब कुछ इतना वाइडली यूज्ड है, ट्रेडिंग है, इंपोर्टिंग है, एक्सपोर्टिंग है, इतना कुछ हो चुका है अब, कि अब के टाइम में जो इकोनॉमिस्ट हैं ब्रॉडर लुक में वो कहते हैं कि मार्केट रिफर्स टू दी होल एरिया और प्लेटफॉर्म वेयर द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर स्प्रेड एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक प्लेस। देखो डोंट पैनिक, मैं वीडियो जैसे बनाती थी वैसे ही बनाऊंगी, बट अभी आई एम नॉट इन दैट प्लेस, तो इस वजह से मैं ऐसे बना रही हूँ। एंड हाँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट है और आपको एकदम कंटेंट और जितना भी कंसेप्ट है वो टंग टिप पे चाहिए, इस वजह से मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ कि साथ साथ में जो कंटेंट आया आप उसको पढ़ें एंड उसके बाद एग्जाम देने जाएँ, ताकि आपका एमसीक्यू क्लियर हो जाए। थ्योरी का पेपर होता, बट ऑब्वियसली मैं वैसे जैसे वीडियो बना रही थी वैसे ही वीडियोज़ बनाती एंड आपको भर भर के एग्जाम्पल्स देती। बट एमसीक्यू का पेपर है, कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको समझा रही हूँ। कीप दिस ऑल इन माइंड, ध्यान से सुनते जाओ, पढ़ते जाओ। कुछ स्किप भी हो रहा है तो बस डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, यूनिट वाइज एक एक लिंक को खोल के एक बार एक दफ़ा हेडिंग्स क्या क्या है उनको रीड कर लो, ठीक है। अब मार्केट का नेचर क्या होता है, आपको नेचर वगैरह इतना घुस के नहीं पढ़ना है, बट हाँ थोड़ा बहुत याद रखना है। जैसे मार्केट एक कमोडिटी के लिए होती है, ठीक है, एक होल एरिया कवर करती है, कोई फिक्स्ड लोकेशन मार्केट की अब नहीं है। देन मार्केट अज्यूम्स दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन शुड बी प्रेजेंट। अब देखो मार्केट की कोई भी थ्योरी बनती है या कोई भी थ्योरी कहीं भी बनती है, सेलिंग, प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ की, तो हम अज्यूम करते हैं कि वहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब ये बिलीव धीरे धीरे कम हो रहा है इकोनॉमिस्ट में, पर अब तक जो भी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये सब लॉ बनाया, थ्योरी बनाया, कुछ भी किया, उन्होंने परफेक्ट कंपटीशन को अज्यूम करके ही ये सब बनाया। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और क्यों बनाया ये आगे की हेडिंग में है, तो जस्ट वेट फॉर दैट। देन बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट होने चाहिए, और किसी भी कमोडिटी का सेल और परचेज हो रहा हो तो ही वो मार्केट है, और प्राइस रूल फॉलो होता हो। बट ऑब्वियसली भाई मार्केट तो तभी जब प्राइस रूल फॉलो होगा, है ना। देन मार्केट स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, पहली बात तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो किसी भी मार्केट में या किसी भी गुड्स या सर्विस की जब भी सेल या परचेज़ हो रही हो, तो उसमें उसका सेल परचेज़ का नेचर और कंपटीशन की डिग्री कितनी है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है, ठीक है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नंबर एंड नेचर ऑफ सेलर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर एंड नेचर ऑफ पीयर्स, जो भी सेल कर रहे हो जो भी खरीद रहे हो, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट की कंडीशन, कि कितने लोग सेलिंग इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, और कितने लोग जा रहे हैं, ऐसा कुछ। एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है मैं ऑलरेडी आपको यूनिट 2 में समझा चुकी हूँ, तो वीडियो लंबा मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में दोनों यूनिट्स समझानी है। तो आपको बस बेसिक्स जहाँ पे आएंगे मैं वही क्लियर करूँगी, बाकी मैं आपको
आपको जस्ट अवेयर करा रही हूँ कि क्या क्या है, ताकि अगर एग्ज़ाम में कुछ भी आए तो आप ब्लैंक ना हो कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, है ना। क्योंकि इकोनॉमिक्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ओके, बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन। मार्केट एरिया के बेस पे क्लासीफाई होती है, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, ये समझाने लायक तो शायद नहीं है, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पॉट एंड फ्यूचर। ऑन द स्पॉट जहाँ पेमेंट होती है वो स्पॉट मार्केट होती है, और जहाँ पे पेमेंट फ्यूचर में होती है लाइक क्रेडिट बेसिस पे, वो फ्यूचर मार्केट होती है, ठीक है। बिजनेस के वॉल्यूम के हिसाब से होलसेल और रिटेल, ये तो सबको पता है होलसेल रिटेल क्या होता है। गुड्स और सर्विसेज के हिसाब से कमोडिटी की मार्केट और फैक्टर की मार्केट। कमोडिटी मतलब जहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बेचे जा रहे हो, और फैक्टर की मार्केट वो जहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब हो रहा हो, ठीक है, वो फैक्टर मार्केट होती है, क्योंकि लैंड, लेबर का कैपिटल क्या है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, ठीक है। टाइम के बेसिस पे वेरी शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग मार्केट्स। जैसे मान लो कि वीकली मार्केट लगती है, लाइक ट्यूसडे लगती है, वेडनेसडे, थर्सडे, वो वेरी शॉर्ट जैसे टाइम। अब जैसे वेरी शॉर्ट में क्या हो गया कि शाम को आपके चौराहे पे सब्जी वाला सब्जी लगा के 4-5 घंटे के लिए बेच के जाता है, ये वेरी शॉर्ट हो गया, ठीक है। डेली बेसिस पे वो डेली थोड़ा टाइम के लिए वहाँ पे लगा रहा है। फिर शॉर्ट में क्या हो गया कि वीकली पूरे दिन मार्केट या सेल लग रही है। फिर उस ऐसे ही करते करते लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, ओपन मार्केट एंड ब्लैक मार्केट। अब इसको तो बिल्कुल ही एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि ओपन क्या होता है और ब्लैक मार्केट क्या होता है, ठीक है। द नेक्स्ट, मार्केट के टाइप्स कितने होते हैं। डिग्री ऑफ कंपटीशन के हिसाब से मार्केट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे टाइप्स को टू कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला परफेक्ट कंपटीशन या फिर परफेक्ट मार्केट, दूसरा इम्परफेक्ट मार्केट या फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि परफेक्ट मार्केट या कंपटीशन हम कहते किसे हैं, ठीक है। बेसिकली क्या कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट करती है, बट ऐसा नहीं होता। अब ये देखो ये एक्चुअल में क्या होता है। इस स्ट्रक्चर में ये है कि सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई दो चार फर्म्स हैं वो टूथपेस्ट बना रहे हैं तो उनकी सेम ब्रांडिंग हो, सेम नाम हो, सेम पैकेजिंग हो, सेम साइज़ हो, सेम प्राइसिंग हो? ऐसा पॉसिबल है? कभी ऐसा हुआ है कहीं भी? नहीं। ये सारी जो परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर की अजम्पशंस हैं, ये सब सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस के लिए हैं, हाइपोथेटिकल एनालिसिस करने के लिए हैं, थ्योरीज़ को फॉर्म करने के लिए हैं, लॉज को फॉर्म करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, ठीक है। एक्चुअल में ये मार्केट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो नाउ यू गॉट इट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। फीचर्स देख लो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। होमोजेनस प्रोडक्ट होता है, एंट्री एग्जिट बिल्कुल फ्री होती है, क्योंकि भाई देखो अजम्पशन है ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हाइपोथेटिकल स्टडीज़ के लिए। तो इसमें हर चीज़ जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या था कि सिर्फ प्राइस और डिमांड चेंज होती है, बाकी ना इनकम चेंज होगी और ना ही बाकी कोई फैक्टर्स चेंज होंगे, ना ही स्पेंडिंग हैबिट चेंज होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, सब कुछ चेंज होता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, एक तरीके से ये परफेक्ट मार्केट जो है सिर्फ अजम्पशन है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लगती, सेलिंग कॉस्ट भी नहीं लगती, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी परफेक्ट होती है, मतलब कहीं से भी मिल जाएंगे, कैसे भी मिल जाएंगे, ऐसा तो लेकिन होता नहीं है। कोई आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता, सेलिंग कॉस्ट भी नहीं लगती, ना एडवर्टीजमेंट ना प्रमोशन, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस के लिए है, ठीक है। तो अगर आपसे MCQs में पूछे कि मार्केट स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर थ्योरेटिकल एंड हाइपोथेटिकल रीजंस, तो परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। देन प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा होता है? अब प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा होगा? सारे गुड्स सिंगल प्राइस पे या फिर फिक्स्ड प्राइस पे सेल किए जाते हैं, क्योंकि सेम टाइप ऑफ गुड होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। तो प्राइस डिटर्मिनेशन जस्ट सिंपल, जो प्राइस फिक्स हो गया है उसी पे सभी सारे सेलर्स को सेल करना है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइप्स ऑफ रिटर्न, वो आप समझ लो। अगर वो क्वेश्चन में आएगा तो कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। कितने टाइप के रिटर्न्स होते हैं? रिटर्न इन सेंस कि प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू किस टाइप का मिल रहा है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिटर्न मैं ऑलरेडी आपको प्रोडक्शन के लॉन्ग रन लॉ में जो समझा चुकी हूँ, कॉन्स्टेंट, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, वो नहीं, ये जो रिटर्न्स हैं ये मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। इसको समझो पहले। AR इज इक्वल टू AC, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है, वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा होता है। इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दिस कैन कम इन एग्जाम, कैन नॉट एज वेल। मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि पहली बार, जस्ट अ सेकेंड, पीपल कॉल मी इन द मॉर्निंग, ओके।
let me make the video. हाँ, AR is equal to AC, I'll color back. The firm will get normal profit, break even point, and if AR is greater than AC, the firm will get super normal profits. अगर एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा एवरेज रेवेन्यू है तो बट ऑब्वियसली आपका, देखो नॉर्मल प्रॉफिट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे ना लॉस हो रहा हो और ना ही प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है. इफ़ AR इज़ ग्रेटर देन AC, द फर्म विल गेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से बड़ा है तो वो मतलब सुपर नॉर्मल, तब उसे हम एक्चुअली में जो हमारी भाषा में जिससे हम प्रॉफिट बोलते हैं फ़ायदा, उसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है. अब अगर एवरेज कॉस्ट से कम है एवरेज रेवेन्यू तो बट ऑब्वियसली हम लॉस सफ़र कर रहे हैं, ठीक है. अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है एवरेज रेवेन्यू, मतलब ना के बराबर मिला ही है तो प्रोडक्शन बंद ही करना पड़ेगा, ठीक है. देन नेक्स्ट इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर. इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 चीज़ें होंगी: मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डिओपोली एंड ओलिगोपोलिस्टिक, ठीक है. तो सबसे पहले जो इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी फीचर्स परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के हैं उनमें से किसी भी फीचर को सेटिस्फाई ना करने वाली मार्केट इम्परफेक्ट होती है, ठीक है. थोड़ी सी फनी डेफिनेशन थी बट यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट. मोनोपोली की बात करेंगे तो मोनोपोली जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ है. मोनोस जिसका मतलब सिंगल होता है, पोलियन जिसका मतलब टू सेल. रट लो, पोलियन का मतलब टू सेल, मोनोस का मतलब सिंगल, ठीक है. तो इसके फीचर्स देखो, इसमें सिंगल सेलर होता है. सिर्फ फीचर्स से याद रखो, डेफिनेशन ऐसी कुछ है नहीं इनकी. सिंगल सेलर जिसमें होता है मोनोपोली होती है. होमोजेनस प्रोडक्ट, जैसे आपको पूछ सकते हैं कि मोनोपोली मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए सिंगल सेलर, ऑप्शन बी होमोजेनस प्रोडक्ट, ऑप्शन सी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. तो तीनों ही इसके फीचर्स हैं तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस इन केस आपको आ सकते हैं, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो. बाकी नोट्स आपको अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है. कंट्रोल पे पूरा प्राइस होगा, क्यों? क्योंकि मोनोपोली में सेलर सिंगल होता है, चाहे वो जो मर्जी आए प्राइस सेट करे, खरीदना तो उसी से पड़ेगा ना, है ना. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, अलग क्लास के, अलग रीजन के, अलग सेगमेंट के कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस पे सेम प्रोडक्ट को बेचना, ठीक है. देन वी हैव इंक्रीज्ड स्कोप फॉर मर्जर्स. बट ऑब्वियसली देखो, जब एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, सिंगल सेलर है, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट फर्म तो एंटर कर नहीं सकती, क्योंकि या तो इतना कैपिटल लगेगा, इतना कंपटीशन होगा, क्योंकि वो कितने सालों से सिंगल सेलर है, इतना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आएगा कि वो उसी में डूब जाएगा जो दूसरा सेलर आना चाहेगा मार्केट में. तो मर्ज कर सकता है अगर चांसेस हैं तो, अदरवाइज बाकी कोई चांसेस नहीं है, ठीक है. इनोवेशन और कंपटीशन का कमी होता है, क्यों? क्योंकि भाई सिंगल हो तुम सेलर, क्यों इनोवेट करोगे? तुम्हारी तो वैसे भी बिक्री हो रही है ना, जो चाहो वो प्राइस रखो, जितना चाहो उतना डिस्क्रिमिनेट करो, ठीक है. तो नोट कर लो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोपोली इस्टेब्लिश करने का जो मेन सोर्स होता है ना, वो डिफरेंट काइंड ऑफ एंट्री बैरियर्स होते हैं. अब देखो, एंट्री बैरियर्स का मतलब क्या होता है? जैसे अब रेलवेज़ हैं, अब रेलवे पे सरकार की तरफ से कितने एंट्री बैरियर्स हैं? क्या कोई और इंसान रेलवे बना सकता है, अपनी ट्रेनें चला सकता है? उसमें कितना ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट आएगा, इनिशियल कैपिटल कितना लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब नेक्स्ट लेवल की कॉस्टिंग आएगी. और प्राइसेस भी कम रखने पड़ेंगे इंडियन रेलवे टिकट्स के कंपैरिजन में, ताकि लोग वहाँ जाके बैठें. सेफ्टी कैसे अश्योर करोगे भगवान ही जाने. तो ये सब जो एंट्री बैरियर्स लगे हुए हैं ना, ये मेन सोर्स है मोनोपोली सेट होने का. अगर किसी भी सेक्टर में मोनोपोली सेट हुई है तो इसी वजह से सेट हुई है. फिर टाइप्स ऑफ मोनोपोली में क्या है? नेचुरल मोनोपोली, जैसे रेलवेज़ वगैरह वो नेचुरली मोनोपोली हो ही गई, सरकार के हाथ में थी, वो हो ही गई. डिफेंस वगैरह वो सब हो ही गई नेचुरली मोनोपोली. फिर सोशल एंड पब्लिक मोनोपोली, इंडियन रेलवेज़ हो गई, ठीक है. लीगल मोनोपोली, कॉपीराइट, पेटेंट. फिजिकल मोनोपोली, RBI, जैसे सिर्फ RBI को ही ये अलाउंस है कि वो पैसे प्रिंट कर सकता है, ठीक है. तो फिर जैसे सेकेंड फिजिकल मोनोपोली RBI हो गई, ठीक है. अब जैसे आपसे पूछ सकता है कि लीगल मोनोपोली विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीगल मोनोपोली? कॉपीराइट, पेटेंट, फिर बाकी इंडियन रेलवेज़, फिर RBI, फिर नन ऑफ दी अबव. तो अगर आपने ये चीज़ पढ़ी है तो आप कॉपीराइट, पेटेंट पे आंसर मार्क करके चले आओगे, ठीक है. तो बस आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रटने, बाकी थ्योरी का पेपर है नहीं तो इतना कुछ आपको रटना है नहीं, ठीक है. एब्सोल्यूट या फिर प्योर मोनोपोली सिर्फ सिंगल सेलर इन्वॉल्व करती है, ठीक है. आप रेलवेज़ को एब्सोल्यूट या फिर प्योर मोनोपोली भी कह सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है. इम्परफेक्ट मोनोपोली, जहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो लेकिन रिमोट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो. अब जैसे फॉर एग्जांपल इम्परफेक्ट मोनोपोली हम किसको कह सकते हैं?
जैसे हम बात करते हैं डिफेंस की, वेपन्स की, तो हम कह सकते हैं कि वो मोनोपोली है, ठीक है, लेजिटिमेट वेपन्स ही डिफेंस के लिए बिक सकते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन हम बहुत सारे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो एक तरीके से मोनोपोली तो है, पर इम्परफेक्ट काइंड ऑफ मोनोपोली है, ठीक है। हमारे पास रिमोट सब्स्टिट्यूट्स तो हैं, जैसे मान लो कोई वेपन एक्स है, वो एक ही कंट्री में बनता है, बट उससे मिलता जुलता कोई वेपन किसी और कंट्री में बनता है, तो वी कैन इम्पोर्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो ना, अगर कोई प्रॉब्लम या इश्यूज़ आ रहे हैं तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ इम्परफेक्ट मोनोपोली में होता है। सिंगल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली बस नाम है, ठीक है, इतना नहीं पढ़ना। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और मोनोपोली में क्या होगा? मोनोपोली, बट ऑब्वियसली मोनोपोली फर्म प्राइस मेकर होती है, ठीक है। अब लेकिन मोनोपोली फर्म में क्या होता है कि ये लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को बहुत एग्रेसिवली यूज़ करते हैं। अब जैसे जाना तो ट्रेन में ही है ना, ठीक है, बट ट्रेन में एसी की टिकट कितनी होती है, जनरल की कितनी होती है, स्लीपर की कितनी होती है, बहुत डिफरेंस होता है ना सबके प्राइजेज़ में। तो ये सब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही है। आप पहुंचा ही रहे हैं, आप फैसिलिटी जो सर्विस दे रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की ही दे रहे हैं, ठीक है। बस हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस हैं सर्विस में, उसकी वजह से आप कितना प्राइस किससे चार्ज करते हैं। तो बट ऑब्वियसली जो अपर क्लास का सेगमेंट होगा वो हमेशा फर्स्ट ऐसे ही प्रेफर करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर उसके बाद स्लीपर, फिर जनरल। तो ऐसे कर करके जो जिस लेवल पे होगा, जो जितनी अफोर्डेबिलिटी होगी वो प्रेफर करेगा। तो मोनोपोली मार्केट्स में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत नेक्स्ट लेवल का चलता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसे कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो हमारा होता है उसके फीचर्स सुनो पहले। इसमें सेलर्स लार्ज नंबर ऑफ मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि 10 से 5 के आसपास। अब जैसे हम कह सकते हैं कि फ़ोन की इंडस्ट्री में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, हाँ हम कह सकते हैं, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। सब्स्टिट्यूट्स ऑब्वियसली भाई ओप्पो, वीवो एंड बाकी कितने फ़ोन हैं जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, रियलमी, रेडमी, है ना, काफ़ी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं ना ये सब। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंट्री एग्जिट की फ्रीडम होती है, बट ऑब्वियसली भाई कोई भी फ़ोन बनाए, कोई भी मार्केट में आए, ठीक है। अनगिनत ब्रांड्स हैं, अनगिनत नामों से ब्रांड लेबल्स हैं फ़ोन की इंडस्ट्री में, ठीक है। इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है, एवरी फर्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, बट ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है भाई। तो फ़ोन बनाओ, इनोवेट करो, 4,000 में बेचो, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। बाकी सब्स्टिट्यूट्स, बाकी ब्रांड्स, बाकी अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइसेस और फीचर्स है ना इंसान के, ठीक है। देन प्रोडक्ट ग्रुप्स, देयर आर नॉट एनी इंडस्ट्री। देखो इसमें कोई इंडस्ट्री हम बेसिकली अगर ना कहें तो ठीक है, ग्रुप्स ऑफ फर्म होती हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं। अब जैसे कि अब हम पूरी फ़ोन इंडस्ट्री को नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि एप्पल के जो फ़ोन बनते हैं, आईफोन बनते हैं, तो वो भी स्मार्टफोन, वो आईफोन से या फ़ोन की कैटेगरी में ही है। पर पूरी फ़ोन मेकिंग इंडस्ट्री को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं ला सकते हैं, क्यों? क्योंकि एप्पल का कोई कंपटीशन ऐसा खास है नहीं, ठीक है। उसने अपना एक डिफरेंट ऐसा ब्रांड, ऐसा नेम सेट किया है कि उसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो कुछ ग्रुप्स ऑफ फर्म, जैसे लाइक मान लो कि शाओमी है, शाओमी के एक डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही हम कोई और ब्रांड अगर उठा लें, कौन सी ब्रांड, आप ही लोग बताओ कौन सी ब्रांड उठा लें। मान लो कोई ब्रांड एक्स है, उसकी भी कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में फ़ोन है, तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हुआ, वो ग्रुप ऑफ ब्रांड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हुआ, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बट ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। फ़ोन्स के एड्स तो काफ़ी देखें, काफ़ी आते हैं, ठीक है। कुछ हद तक प्राइस पे कंट्रोल रहता है, बाकी तो नहीं रहता है, क्योंकि इतने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में कि अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ाएंगे तो बट ऑब्वियसली स्विच कर जाएगा कस्टमर, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्राइस मेकर ये होता है पर कुछ हद तक, ध्यान से पढ़ो, ऑल्सो अ प्राइस मेकर टू एन एक्सटेंट, कुछ हद तक, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर थोड़े बहुत लॉसेस इसको हो सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में हमें नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट जैसे हम बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस और प्रोडक्शन बंद करने तक की चारों सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, ठीक है। मोनोपोली में हमें या तो हमें सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या किन्हीं कंडीशंस की वजह से नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लॉस कभी मोनोपोली में नहीं हो सकता। मोनोपोलिस्टिक में या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या तो नॉर्मल होगा, या तो कभी कभार थोड़ा बहुत लॉस होगा, ठीक है। हम कभी भी एकदम लॉस अक्यूट लॉस सफ़र नहीं कर सकते मोनोपोलिस्टिक में भी, ठीक है। डुओपोली ओलिगोपोली का ही एक काइंड ऑफ मार्केट है, जिसे डेवलप किया गया था, जिस कॉन्सेप्ट को सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, जैसे परफेक्ट मार्केट को थ्योरेटिकल पर्पस के लिए डेवलप किया गया था, वैसे डुओपोली को भी। इसमें ये कंसिडर करते हैं कि सिर्फ 2 ही सेलर्स हैं मार्केट में और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, ठीक है।
थ्योरेटिकल पर्पस के लिए ये इस कॉन्सेप्ट को 1838 में डेवलप किया था ए कॉर्नॉट ने, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोको कोला एंड पेप्सी, एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस। कोको कोला एंड पेप्सी के बाद भी कई सारी ब्रांड्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, बट हम जब भी स्टडी करते हैं या एग्जांपल्स लेते हैं तो हम सिर्फ कोको कोला और पेप्सी को यूज़ करते हैं। तो वो एक डुओपोली मार्केट का हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बना के अज्यूम करते हैं, ठीक है, हो गया। देन नेक्स्ट, इसके फीचर्स में कुछ खास है नहीं, 2 सेलर्स होते हैं या फिर 2 ही प्रोडक्ट, ऐसा कुछ उसमें, ऐसा 2 सेलर्स या 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। देन प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं पर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। 2 ही सेलर्स होते हैं तो जॉइंटली अग्री भी कर सकते हैं और एकदम इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस करके अलग तरीके से एडवर्टाइज करके बेच भी सकते हैं, ठीक है। चाहे तो हाथ मिला ले, चाहे तो एकदम राइवल बन जाए एक दूसरे के, ठीक है। देन प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा होता है, अगर दोनों फर्म्स के बीच में एग्रीमेंट है तो बट ऑब्वियसली प्राइस डिटर्मिनेशन मोनोपोली जैसा ही होगा। अग्रीमेंट कर ले दोनों फर्म्स ने तो बट ऑब्वियसली मोनोपोली चल गई उनकी। दोनों फर्म्स अगर 2 ही फर्म्स होती हैं एक साथ खड़ी हो गई तो चाहे प्राइस बढ़ाएं घटाएं, खरीदना इंसान को उसी से पड़ेगा, ठीक है। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो दोनों ही प्रोड्यूसर्स प्राइस घटा के या डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करके कैसे भी करके मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, मतलब एक दूसरे से कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन रखेंगे, ठीक है। Then we have oligopoly. Oligopoly is a market condition where there is a huge competition among few firms and there is an element of interdependence in decision making. अब देखो oligopoly is actually a kind of actually an ideal kind of imperfect market जो actual में हो रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल गुड्स हैं लाइक पर्सनल केयर में हम कह लो वीट, राइस एंड फूड प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह, ये सब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक्चुअली ओलिगोपोली हैं, ठीक है। बहुत अच्छा खासा कंपटीशन इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कंपटीशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और इंटरडिपेंडेंस डिसीजन मेकिंग में क्यों होती है, क्योंकि जो दूसरी फर्म कर रही है अगर उसके रिस्पॉन्स में हमने कुछ नहीं किया तो हमारी फर्म को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स को देखना, कंपटीशन को देखना, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना, ये सब कुछ जो भी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है ना वो ओलिगोपोली के स्ट्रक्चर में आकर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ ओलिगोपोली की जितनी भी फर्म्स होती हैं, सेलिंग कॉस्ट और एडवर्टाइजिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि एडवर्टाइजिंग कैन बिकम अ डेथ और लाइफ मैटर अंडर ओलिगोपोली, ठीक है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि एडवर्टाइजिंग कैन बिकम अ डेथ और लाइफ मैटर अंडर ओलिगोपोली, डुओपोली, मोनोपोली, नन ऑफ दीज। तो ओलिगोपोली, क्योंकि ओलिगोपोली में इतना ज़्यादा स्टिफ कट थ्रॉट कंपटीशन होता है कि एडवर्टाइजिंग ही एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे इतना खर्च करते हैं लोग, जिसके थ्रू उनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व, इसका डिमांड कर्व डिटरमाइन नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसका प्राइस घटा, इसका प्राइस बढ़ा इस प्रोडक्ट का, इस ब्रांड का, तो उसके पे स्विच हो गए, उसका घटा तो उसके पे स्विच हो गए। तो इसमें मतलब स्विचिंग इतनी होती है कस्टमर्स की कि आप डिमांड कर्व को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल कि इन विच काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डिमांड कर्व कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो वहाँ पर आप लिख दोगे सिंपली ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। डिमांड कब इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते, कट थ्रॉट कंपटीशन बट ऑब्वियसली होता ही होता है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, लार्ज फर्म्स के मतलब बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, कम ऑन, जैसे मान लो कि 10-15 के आसपास फर्म्स हैं और सारी एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, काफ़ी अच्छा उनका प्रोडक्शन लेवल है, ठीक है। ऐसी कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है। देन ओलिगोपोली के टाइप्स, प्योर या फिर परफेक्ट ओलिगोपोली, इनके प्रोडक्ट होमोजेनस होते हैं। लाइक सीमेंट है, सीमेंट के बहुत सारे ब्रांड हैं और ब्रांड बड़े बड़े हैं, लेकिन बनाते तो वो सीमेंट ही है ना। अब सीमेंट को कलरफुल तो बना नहीं देंगे या सीमेंट को कुछ इनोवेट तो नहीं कर देंगे ना। तो ये प्योर या फिर परफेक्ट ओलिगोपोली है जिसमें प्रोडक्ट एकदम ही आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड में क्या होता है, जैसे मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो है, लेकिन कोई ऑटो बनाएगा, कोई रिक्शा बनाएगा, कोई ट्रक बनाएगा, कोई कार बनाएगा, कोई डिज़ाइनर कार बनाएगा, ठीक है, कोई नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल बनाएगा। तो उसी में डिफरेंशिएशन वो लोग कर देते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बट सब बनाते क्या है, ऑटोमोबाइल व्हीकल ही तो बनाते हैं, ठीक है।
देन वी हैव कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली का मतलब ये होता है कि जब एक दूसरे से कॉपरेट करें। अगर सेमेस्टर 1 का याद हो, मैंने वो पढ़ाया था मार्केट वगैरह, यूनिट 4, तो उसमें मैंने कार्टल्स, एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशंस, यूनियन एसोसिएशन से पढ़ाया था। तो ये सब जो एसोसिएशंस होती हैं ये सिंपली कोऑपरेटिव होती हैं, साथ में मिलकर जुड़ी होती हैं एक किसी पर्टिकुलर नॉर्मल मोटिव को फुलफिल करने के लिए। तो ये कोल्यूसिव ओलिगोपोली होती है, ठीक है। अब परफेक्ट हो सकती है, इम्परफेक्ट भी हो सकती है। अब देख लो, इसको बस आपको याद कर लो, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो। कोल्यूसिव ओलिगोपोली दो टाइप की होती है, परफेक्ट जिसे हम कार्टल्स कोल्यूजन भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट जिसे हम प्राइस लीडरशिप कोल्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन होता है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और जियो के बीच में कितना नेक्स्ट लेवल कंपटीशन है। इसमें वोडाफोन और आइडिया ने मर्जिंग भी कर ली है इस कंपटीशन में, ठीक है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री एग्जांपल है एक, ठीक। अब किंक डिमांड कर्व इज ऑल्सो नोन एज मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इट कैन कम, कैन नॉट ऑल्सो, कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ इसको रट ज़रूर लो। किंक डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली के नाम से जाना जाता है। दिस मॉडल इज डेवलप्ड बाय पॉल एम स्वीजी, हॉल एंड हिच। पॉल एम स्वीजी, हॉल एंड हिच। आपसे पूछ सकते हैं कि द किंक डिमांड कर्व विच इज़ ऑल्सो नोन एज मॉडल ऑफ ओलिगोपोली वॉज डेवलप्ड बाय, मान लो आपको ऑप्शन में चार नाम दे दिए गए, लाइक एडम स्मिथ, मार्शल, फिर उसके बाद पॉल एम स्वीजी, एंड फिर उसके बाद नॉन ऑफ द अबव। तो आपको हॉल या हिच ना भी दिया हो, लेकिन अगर पॉल एम स्वीजी दिया है ऑप्शन में, तो आप पॉल एम स्वीजी को टिक करके आओगे, ठीक है। द नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है प्राइसिंग एनालिसिस। मार्केट हमने पूरा कर लिया, प्राइसिंग एनालिसिस बचा है। प्राइसिंग एनालिसिस में क्या है, बेसिक टर्म्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स आर प्राइस एंड प्राइसिंग। प्राइस का मतलब होता है कि जो अमाउंट कस्टमर पे कर रहा है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, और प्राइसिंग का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू किसी भी सर्विस का या फिर किसी भी कमोडिटी का प्राइस सेट किया गया है, ठीक है। एक यूनिट कमोडिटी का मतलब एक कमोडिटी का प्राइस या सर्विस का एक सर्विस का प्राइस सेट किया गया है मनी के टर्म्स में, वो प्राइसिंग होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ब्रांडिंग, स्टाइल, कलर, फ्लेवर, कितना क्या खर्चा कैसे किया है, ठीक है। प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट लगी है, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट गेन करना कि मार्केट एक्वायर करना या ऐसा कुछ, ठीक। एक्सटर्नल में क्या कि डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितना है, सप्लायर्स कम है कि ज़्यादा हैं, कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, इन्फ्लेशन चल रहा है या फिर डिफ्लेशन चल रहा है, इकोनॉमी कंट्री में कैसी है, बायर्स कैसे हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, गवर्नमेंट कैसी है, बहुत सारे टैक्स इम्पोज करती है, फिर लिबरल है, ये सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स में मैटर करता है। देन डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज में पढ़नी है। पहली हमारे पास जो है वो कॉस्ट ओरिएंटेड है, कि मतलब कितनी कॉस्ट लगी है प्रोडक्ट को बनाने में, उसके हिसाब से जब हम प्राइसिंग सेट करते हैं। तो पहला टाइप है फुल कॉस्ट मार्कअप या फिर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, अलग अलग नाम है, या फिर द सम ऑफ मार्जिन मेथड। इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, इसमें जो हमारी कॉस्ट लगी होती है प्रोडक्शन में, जितनी कॉस्ट लगी होती है प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पे इनके लिए प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि हम जैसे मान लो कि 10 रुपये का सामान है, हम होलसेलर को 7 रुपये में बेचेंगे और रिटेलर उसे 8 रुपये में बेचेगा, ठीक है, मान लेते हैं हम। तो रिटेलर को होलसेलर जो है वो 8 रुपये में बेचेगा, तो 1-1 रुपये का मार्जिन हर जगह था, ठीक है। उसकी एमआरपी 10 है और 2 रुपये का प्रॉफिट रिटेलर को होगा, तो हम वो पूरा मिला के उसकी एमआरपी 10 रखेंगे, मतलब उसकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो 10 रखेंगे, ताकि होलसेलर को भी 1 रुपये का प्रॉफिट हो, रिटेलर को 2 रुपये का प्रॉफिट हो, और हमें जो प्रॉफिट हो, मान लो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 रुपये है, तो हमें भी 2-3 रुपये का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से एमआरपी सेट करेंगे। मार्जिन एट एवरी स्टेज का मतलब यही होता है कि होलसेलर की मार्जिन, रिटेलर की मार्जिन दोनों इंक्लूड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ऐड कर दो और उसके बाद एमआरपी को सेट करो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट प्लस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट या फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यूनिट 1 में था, बहुत ईजिली आपको एक्सप्लेन किया था मैंने। अब जो भी हमारी मार्जिनल कॉस्ट लग रही है एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने में, उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे और उसके बाद एमआरपी डिसाइड करेंगे, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वही उसी को हम सेलिंग प्राइस रख देंगे। ऐसा बेसिकली मार्केट एक्वायर करने के टाइम पे किया जाता है कि जब आप नए आए हो और आपको मार्केट बनानी है अपनी, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न या फिर टारगेट प्राइसिंग, कि आपको कितना रिटर्न चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आपने ये सोच रखा है कि अगर मैं 5 रुपये लगा के कोई सामान बनाऊंगा तो मुझे उस पर कम से कम
5 या 4 रुपये तो वापस मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो आप उतना ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आपको चाहिए उसको अपनी कॉस्ट में ऐड करके MRP डिसाइड करोगे, ठीक है। देन कस्टमर डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना मिनिमल प्राइस होगा, जितनी कम डिमांड होगी उतना हायर प्राइस होगा, ठीक है। ये उस पर बेस्ड है, इसको कुछ ऐसा नहीं पढ़ना। कंपटीशन ओरिएंटेड पॉलिसी, अब ये ओलिगोपॉली मार्केट में होगा, ठीक है। पैरिटी या फिर गोइंग रेट प्राइसिंग, पैरिटी या गोइंग रेट मतलब जो रेट चल रहा है उसी पे आप अपना सामान बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, ओलिगोपॉली के लिए बेस्ट सूटेड है, ठीक है। कंपटीशन बाकी चीज़ों से करो, एडवर्टाइजिंग अच्छी करो, ब्रांडिंग अच्छी करो या फिर क्वालिटी अच्छी करो, बट जो प्राइस चल रहा है उसी पे बेचो, ठीक है। प्राइसिंग बिलो कॉम्पिटिटिव लेवल, जिसे हम डिस्काउंट प्राइसिंग बोलते हैं। अब जो नए नए फर्म्स एंटर करते हैं वो बेसिकली यही चीज़ अपनाते हैं ताकि कस्टमर या फिर मार्केट एक्वायर हो जाए। फिर प्राइसिंग अबव कॉम्पिटिटिव लेवल या फिर प्रीमियम प्राइसिंग, अब ये तब होता है जब कंपनी बहुत रेप्यूटेटेड हो और लीडिंग कंपनी हो, तो वो अपने कुछ प्रोडक्ट को प्रीमियम बता के उनकी प्राइसिंग काफ़ी हाई कर सकती है, ठीक है। देन उसके बाद है सील्ड बिड या फिर टेंडर प्राइसिंग। ये तब होता है जब हम जैसे मान लो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रपोजल दे रहे होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन भर रहे होते हैं, तब ये चीज़ होती है कि हम इतना खर्चा लगेगा और इतना प्रॉफिट भी हमें इस टेंडर में चाहिए या इस कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए, तो कुल मिला के इतना आपकी मतलब इतना आपको पे करना पड़ेगा या इतना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये तब होता है, ठीक है। बाकी कुछ प्राइसिंग पॉलिसीज़ हैं लाइक वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इसमें वैल्यू बेस्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो सर्विस दी जा रही है उसके हिसाब से प्राइसिंग। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी सैलून में जाते हैं, ठीक है, हेयर कट के लिए, तो वहाँ पे आपको जो सर्विसिंग मिलती है वो उसके हिसाब से आपसे प्राइसिंग चार्ज करते हैं। और अगर आप नॉर्मल साइड के या कहीं मोहल्ले के पार्लर में जाते हैं तो वहाँ की प्राइसिंग या कॉस्टिंग अलग होती है, ठीक है। तो ये सर्विस बेस्ड होती है। देन प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, अब जैसे पेन और इंक, ये जो है पेन और इंक ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइसिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है, उन्हें हम प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग बोलते हैं। फिर प्राइस बंडलिंग प्राइसिंग, अब जैसे मान लो होटल रूम है, ट्रेन टिकट्स हैं, तो जैसे मान लो जब शादियों का सीज़न होता है तो होटल रूम के रेट ऑलरेडी बढ़ा दिए जाते हैं क्योंकि लोगों को पता होता है कि भाई इतनी अर्जेंसी होती है कि वो डिमांड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये प्राइस बंडलिंग पॉलिसी होती है, प्राइसिंग पॉलिसी होती है कि जैसे जब उन्हें पता है कि अर्जेंसी है, डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी और अर्जेंटली रहेगी, नेसेसिटी है, तो वहाँ पे वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए रेट बढ़ा भी देंगे तो भी चीज़ बिकेगी ही बिकेगी, क्यों? क्योंकि अर्जेंसी है, ठीक है। देन लॉस लीडर प्राइसिंग, अब देखो जैसे मान लो कि एक कंपनी है वो 5 प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल, ये सेम चीज़ है, एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है ब्लेड और रेज़र का। रेज़र सस्ते में बेचा क्योंकि वो बड़ा प्रोडक्ट था, लोगों को दिखा और लोगों को अच्छा लगा कि रेज़र सस्ते में बिक रहा है, और उसके बाद जब मार्केट एक्वायर हुई तो उन्होंने अपनी ही ब्लेड्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर बेचा, जैसे रेज़र पे हुआ लॉस उन्होंने रिकवर कर लिया। तो ये यही होता है लॉस लीडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कि लॉस के थ्रू लीड कर रहा हो जो भी फर्म है या फिर जो भी कंपनी है, ठीक है। फिर पीक लोड प्राइसिंग, अब जो पीक लोड प्राइसिंग होती है वो देखो पीक लोड प्राइसिंग जैसे मान लेते हैं कि अब जैसे ट्रेन की टिकट्स या फिर एयरप्लेन्स की टिकट, ठीक है, तो उन पे कुछ ऑफ़र ऐसे डाले जाएं, जैसे मान लो कि ऑफ़र वैलिड ओनली फॉर 3 आवर्स, या फिर जैसे बिग बिलियन डेज़ हैं, तो बिग बिलियन डेज़ में आपको जो नहीं भी खरीदना होता है अक्सर आप वो चीज़ खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसी अर्जेंसी क्रिएट की गई होती है कि अभी सेल लगी है, उसके बाद ये सेल ख़त्म हो जाएगी, भले ही उसके बाद और सस्ता हो जाए वो, ठीक है, बट ऐसी अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, ऐसा साइकोलॉजिकली आपके माइंड से खेला जाता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू कि आप बिग बिलियन डेज़ में ज़रूरत से ज़्यादा ही शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पीक लोड प्राइसिंग है, ठीक। आपको टाइम या फिर आपको अर्जेंसी या फिर आपको ऑफर्स शो करके आपकी जो परचेजिंग है उसको बढ़वा देते हैं, ठीक है। स्किमिंग प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि इनिशियल स्टेज पे बहुत हायर प्राइस पे बेचना, ठीक है, जब आप एंटर कर रहे हो, एंड देन उसके बाद प्राइस को घटाना, ठीक है, ताकि आप जो है स्टार्टिंग में सेल भले ही कम करें पर प्रॉफिट अच्छा खासा कमा लें। देन आप अब जैसे एग्जांपल में आप एप्पल को ले लीजिए। एप्पल क्या करता है, जब भी वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है, न्यूली लॉन्च, उनका प्राइस कितना हाई होता है बुकिंग के टाइम पे, बट जब धीरे धीरे करके 6-7 महीने बाद उनका उन्हीं प्रोडक्ट का प्राइस जो लाखों में रहता है वो हज़ारों में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी को अपनाता है। स्टेटस
एप्पल के जो आईफोन्स हैं वो स्टेटस को रिजेंबल करते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी को अपनाते हैं। ठीक है, अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे रिलायंस जियो, उसने क्या किया, स्टार्टिंग में फ्री बांटा, फिर उसके बाद प्राइस बढ़ाया। तो जो इनिशियल स्टेज पे कम प्राइस में बेचता है फिर प्राइस बढ़ाता है, वो उसको पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं। और जो इनिशियल स्टेज पे प्राइजेस बहुत हाई रखता है, सेल कम करके प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है, उसे हम स्किमिंग प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ यूनिट नंबर 4। फटाफट वो भी समझा देती हूँ। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास आई थिंक व्हाट वी हैव इज़, जस्ट अ सेकेंड, यूनिट नंबर 4। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाके भी ये नोट्स पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ जस्ट हाँ, यूनिट नंबर 4 में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, एंड आई थिंक उसके बाद हमें पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सब कुछ पढ़ना है। नेशनल इनकम, जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि नेशनल इनकम के MCQs आएंगे तो क्या होगा, ये वो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं आपको बस बहुत इतने बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि आपको 1000 की बजाय 4 फॉर्मूले में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब पढ़ना है आपको। तो अभी आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, लेट्स कम हेयर, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स कम हेयर। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक एक सेकेंड, हाँ, ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुई है, मैक्रोज, विच मीन्स लार्ज, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। ठीक है, इसे हम क्यूमुलेटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टडी होती है एवरेज और एग्रीगेट्स की। ठीक है, बिकॉज इट इज़ द स्टडी ऑफ एवरेज एंड एग्रीगेट्स। तो ये जो पॉइंट्स हैं कि ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रोस का मतलब लार्ज होता है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की एंटायर इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और एग्रीगेट और एवरेज की स्टडी की वजह से क्यूमुलेटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ये तीनों पॉइंट्स आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखो, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ अनदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और सिंपली इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम एनालिसिस। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। अगर आपसे इनकम एनालिसिस बोला गया है ऑप्शन में, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोला गया है, तो ये दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड नेम हैं। ठीक है, नेचर की बात करेंगे तो शॉर्ट रन नेचर है। क्यों शॉर्ट रन क्यों है? क्योंकि जैसे आप जो एग्रीगेट से एवरेजेस की स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम हो गई या GDP हो गई, GNP हो गई, ये ईयरली करते हैं, तो ईयरली तो शॉर्ट रन ही होता है। ठीक है, क्योंकि एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करना लॉन्ग रन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, बट ऑब्वियसली सिस्टमाइज्ड बॉडी है, एक कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी ऑफ थॉट है, प्रॉपर फॉर्मूलेज हैं, प्रॉपर एग्रीगेट्स हैं, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। ठीक है, रिफॉर्म्ड कैपिटलिज्म और नियो लिबरलिज्म, इसका मतलब यह है कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश हुई थी, ठीक, उसके बाद से हमारी जो इकोनॉमिक स्टडी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत रिफॉर्म हो चुकी है, डिफरेंट वे में सामने आकर प्रेजेंट हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स थे वो आज के टाइम में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट्स नई इकोनॉमी के अकॉर्डिंग डेवलप हो चुके हैं। देन अब मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बिकॉज इट स्टडीज़ ओनली अबाउट द फ्लो ऑफ मनी, नेशनल इनकम हो गया, GDP, GNP, NNP, सिर्फ मनी के फ्लो के रेफरेंस में हर एक चीज़ की स्टडी करती है, इसलिए मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है। देखो, मैं MCQs के सेट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, डोंट पैनिक अबाउट दैट। ठीक है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इजीली पेपर कर ले जाओगे, ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि थ्योरी में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन मेनली इंस्टीट्यूशनल, क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस वगैरह के लिए, इकोनॉमिस्ट वगैरह के लिए, या फिर बाकी रिसर्च पर्पसेस के लिए ये गाइड करता है। बाकी ऐसा कोई बहुत खास काम नहीं होता, कंपैरिजन वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्रूशियल रोल प्ले करता है, बट ऑब्वियसली जो नेशनल इनकम या जो GDP की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन गवर्नमेंट या फिर लोग लेते हैं। ठीक है, स्टेटिक इन्वॉल्व्स द एलिमेंट ऑफ स्टेटिक एंड डायनामिक। देखो, स्टेटिक का मतलब होता है सिंपल इक्विलिब्रियम की स्टडी, और डायनामिक का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की स्टडी। तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स लाइक पर्सनल इनकम हो गई, एंड हम कह सकते हैं कि पर्सनल इनकम भी हम निकालते हैं, एंड व्हाट मैनी अदर थिंग्स आर देयर, पर्सनल इनकम, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वगैरह वगैरह, ये सब डायनामिक एनालिसिस हो गया। और जो सिंपल है लाइक GDP, पर कैपिटा इनकम, NNP, ये सब हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सबके एक फिक्स्ड फॉर्मूले लगाओ और वो आ जाएंगे। तो वो स्टेटिक इक्विलिब्रियम की स्टडी हो गई, और डायनामिक और स्टेटिक दोनों ही टाइप के एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है, बट ऑब्वियसली जितने रिफॉर्म आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की वजह से ही आए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक जनरल स्टडी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक जनरल थ्योरी है।
ठीक है, जनरल थ्योरी, ये भी याद रखना। इट इज़ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम एनालिसिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जनरल थ्योरी, ठीक है। अब स्कोप कहाँ कहाँ है, इनकम एम्प्लॉयमेंट में, बट ऑब्वियसली जनरल प्राइसिंग पे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर भी, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ये चारों थ्योरीज में इनका मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, माइक्रो लिखा है, जस्ट इग्नोर दैट, मैक्रो होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हेल्पफुल, एक सेकेंड, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंड, आपको इंपॉर्टेंस पढ़ने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दिस विल कम इन योर क्या बोलते हैं MCQs, ठीक है। लिमिटेशंस पढ़ने की भी आई डोंट थिंक सो कोई नीड है, MCQs में ऐसा कुछ खास आने वाला नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ऑफ यूनिट 4, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? द असेसमेंट ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced by a country during a period of 1 year is national income of that country। जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए एक साल में, उनकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू क्या है, वही उस कंट्री की नेशनल इनकम होती है, ठीक है। ट्रेंड्स पढ़ने की कोई खास नीड आई डोंट थिंक सो है, नहीं, ये थ्योरेटिकल चीज़ है, इसको हटा दो। देन वी हैव नेशनल इनकम के एग्रीगेट। आप एक चीज़ ध्यान रखो, हमारे पास नेशनल इनकम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 3 एग्रीगेट। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक एंड नेट नेशनल, ठीक है। अब ग्रॉस नेशनल GNP, जब हम ग्रॉस से, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना चाहेंगे तो हम नफिया को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है उससे हम नेट डोमेस्टिक में जाना चाहेंगे तो भी हम नफिया को ऐड करेंगे। एक चीज़ रट लो, हम जब भी नेट से या फिर जब भी हम नेशनल से डोमेस्टिक में जाना चाहेंगे, कोई भी हो, ग्रॉस हो या फिर नेशनल हो, डोमेस्टिक में जब भी हम जाना चाहेंगे, NNP से NDP में भी जाना चाहेंगे, अगर हमें NDP दिया है और NNP निकालना है तो नफिया को ऐड करेंगे। अब देखो नफिया क्या होता है, नफिया होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू ओवरसीज़, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली नफिया दिया है, नफिया की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। जहाँ भी नेट लग जाए वहाँ पे आपने जितना रिसीव किया है और जितना पे किया है उसको माइनस करना होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में अलग अलग दिया है, वैसे इतने बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, अगर पूछना होगा तो डायरेक्ट पूछेंगे कि इफ़ GDP इज़ दिस एंड नफिया इज़ दिस देन व्हाट इज़ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे MCQs में, ठीक है। तो वैसे तो फॉर्मूला रट लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू ओवरसीज इज नफिया, और नफिया की फुल फॉर्म क्या है, नेट फैक्टर इनकम्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड या फिर फ्रॉम अब्रॉड, रिसीव्ड हटा भी दोगे तो फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो जब भी आपको नेट फैक्टर इनकम निकालनी होगी तो आपने जितनी रिसीव की है और जितनी पे की है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, ठीक है। अब देखो GNP का मतलब क्या होता है। अगर आपको GDP और नफिया नहीं दिया है, सिर्फ GNP दिया है, तो आपको क्या क्या ऐड करके GNP निकालना है। सबसे पहले C विच इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि कितना उस कंट्री के लोग कंज्यूम कर रहे हैं। फिर G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है वेलफेयर वगैरह पे या किसी भी चीज़ पे। फिर I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि कितना इन्वेस्ट हो रहा है उस कंट्री में। फिर NX को हम नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। और नेट हमने क्या कहा कि नेट कैसे मिलेगा, कि जितना आया है और जितना दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो जितना एक्सपोर्ट किया है और जितना इंपोर्ट किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स मिल जाएगा। और फिर से नेट फैक्टर पेमेंट। अब नेट फैक्टर पेमेंट कैसे आएगी, जितनी सैलरी हमने फॉरेन एम्प्लॉयज़ को पे करी है, क्योंकि फॉरेन से एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ आए हैं, हमने उनको सैलरी पे करी है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेट फैक्टर पेमेंट, ठीक है। फिर अब आते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट पे। अगेन द सेम थिंग, हमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, मतलब डोमेस्टिक हमें दिया है, डोमेस्टिक से नेशनल में हम जा रहे हैं, ठीक है। मेरी बात समझो, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि नेशनल से मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हमें नेशनल निकालना है और हमें डोमेस्टिक के थ्रू निकालना है, ठीक है। मैं बस अपने आप को ऐसे, मैंने अपने आप को ऐसे ही पढ़ाया तो मेरे मुझसे वैसे ही निकल जाता है क्योंकि मैं हैबिचुअल हूँ। तो अगर हमें नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दिया है, तो हम नफिया को ऐड करेंगे, नफिया को ऐड करेंगे, चाहे वो ग्रॉस नेशनल दिया निकालना हो, चाहे वो नेट नेशनल निकालना हो, ठीक है। हम ग्रॉस डोमेस्टिक में नफिया ऐड कर देंगे और नेट डोमेस्टिक में नफिया ऐड कर देंगे। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है बस। अब देखो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। अब वो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स क्या हैं, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर प्राइस में जाना हो तो। अब जैसे कि हमने बोला कि नफिया ऐड कर देंगे, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि जो नेशनल प्रोडक्ट है,
नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, उसको ज़रा तुम फैक्टर प्राइस पे कन्वर्ट करके बताओ। तो कैसे कन्वर्ट करोगी? जो भी हमारा क्या बोलते हैं, अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो जो भी हमारा मार्केट प्राइस है, मार्केट से फैक्टर में जाना है, मार्केट से फैक्टर में जाना है। तो मार्केट प्राइस माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये सब करोगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। पर अगर आप NIT को याद रखोगे, ठीक है, NIT को याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि NIT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना, सब्सिडीज़ को माइनस करना। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट टैक्स क्या होगा? जितना टैक्स हमने पे किया, जितनी सब्सिडी हमें मिली, तो जो हमने पे किया और जो हमें मिली उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है कि नेट मतलब NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू रुपीज़ दिस, तो आप डायरेक्टली लिख दो। और अगर आपको अलग अलग दिया है कि इनडायरेक्ट टैक्स इज दिस, सब्सिडी इज दिस, तो आप टैक्स को प्लस कर दो और सब्सिडी को माइनस कर दो। रट के रखो, टैक्सेस प्लस होंगे, सब्सिडीज़ माइनस होंगे। कब? जब मार्केट से फैक्टर में जाना होगा। लेकिन जब इसका उल्टा करना होगा तो फैक्टर में जो सब्सिडीज़ होंगी वो ऐड होंगी और टैक्सेस माइनस होंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? प्लस NIT करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्जन। देखो सेम चीज़, अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेट डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट को GDP या GNP में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? एक चीज़ ध्यान रखो, अभी जो हमने ऊपर बात करी नफिया की, जो नफिया की बात करी है हमने कि नफिया हम ऐड करेंगे, ठीक है, लेकिन जब हमें डेप्रिसिएशन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, है ना? ये भी तो बात है। जैसे हमने ऊपर क्या किया कि NNP को NDP और नफिया ऐड करके NNP बना दिया, ठीक है, लेकिन अब हमें डेप्रिसिएशन और इनकम दिया तो हम उसके रेफरेंस में क्या करेंगे? तो एक चीज़ हमेशा रट के रखो, नेशनल से ग्रॉस में जाओगे तो डेप्रिसिएशन हर हाल में ऐड होगा, और ग्रॉस से नेशनल में जाओगे तो डेप्रिसिएशन हर हाल में माइनस होगा। तो ये फॉर्मूलेज आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके हिसाब से लगाने हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट था जो कि क्लियर हो गया। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बात करते हैं GDP की। तो GDP की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो कि MCQs में इनकेस आ सकती है। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम होती है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब एक GDP एट फैक्टर कॉस्ट बोला है, GDP-FC, रट लो इस चीज़ को, GDP-FC नेशनल इनकम होती है। GDP-FC, GDP एट फैक्टर कॉस्ट की शॉर्ट फॉर्म है FC। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम। ओके, देन GDP दो टाइप्स की होती है, एक होती है नॉमिनल GDP, एक होती है रियल GDP। नॉमिनल GDP वो होती है लाइक कि हम कह सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग जो GDP कैलकुलेट की गई है वो नॉमिनल GDP होती है। ठीक है, उसे हम करंट डॉलर GDP या फिर चेंड डॉलर GDP भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो रियल GDP होती है वो तब की जाती है जब हम जो भी जैसे मान लो कि पिछले साल की GDP हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इस साल तो महंगाई बढ़ी है ना, महंगाई तो हर साल बढ़ती है, जो कि एक ऑब्वियस सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम पिछले साल की GDP को कैलकुलेट कर रहे हैं और हमने इस साल की महंगाई को नहीं घटाया तो वो नॉमिनल GDP है। लेकिन अगर हमने इस साल की महंगाई के सारे एडजस्टमेंट्स मतलब इन्फ्लेशन के सारे एडजस्टमेंट्स करके तब GDP कैलकुलेट की है तो वो रियल GDP है, जिसे हम फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस GDP या फिर इन्फ्लेशन रेक्टिफाइड GDP या फिर फिक्स्ड GDP भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ट्रस्टवर्दी इंडिकेटर है किसी भी इकोनॉमी की या किसी भी कंपनी की, किसी भी नेशन की, कंपनी नहीं सॉरी, किसी भी कंट्री या फिर किसी भी नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ को जज करने का। ठीक है, बाकी ये कुछ टर्म्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आई डोंट थिंक सो ये आएंगे, बट हाँ आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको ये चीज़ रटनी होगी तो आप रट के एग्ज़ाम में चले जाना। ठीक है, वैसे तो अगर आना होगा तो NNP GDP और GNP इन्हीं सबसे आएंगे क्वेश्चन, बट फिर भी आप इनको एक बार रट लो। ठीक है, पर कैपिटा इनकम से आ सकता है क्वेश्चन क्योंकि वो इजी होता है। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर, पॉपुलेशन दी होगी, नेशनल इनकम दिया होगा, पर कैपिटा इनकम निकालनी होगी। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम दी हो, पॉपुलेशन निकालनी हो। ठीक, तो वो तो आप इजिली निकाल लोगे। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? इट इज़ द मेथड थ्रू विच वन कैन आइडेंटिफाई द वर्चुअल वैल्यू ऑफ टू डिफरेंट करेंसी। दो डिफरेंट करेंसी की वर्चुअल वैल्यू, जैसे मान लो कि डॉलर के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड के थ्रू। ठीक है, अब ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ रेट GDP में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है हर साल, उसको हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। दिस कैन ऑल्सो कम इन MCQ।
पॉजिटिव ग्रोथ रेट जो होता है वो इकोनॉमी के एक्सपेंशन को या फिर बूम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वो तो बूम पीरियड है ही, है ना। नेशनल इकोनॉमी के लिए एक्सपैंड तो कर ही रही इकोनॉमी, और अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव है तो बट ऑब्वियसली वो एक रिसेशन पीरियड है, मतलब इकोनॉमी कंट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, ख़राब सिचुएशन में चल रही है। फैक्टर्स हैं कुछ आपको याद करने की, आई डोंट थिंक सो नीड है, बट ऑब्वियसली भाई नेशनल इनकम को क्या क्या अफेक्ट करेगा। नेचुरल रिसोर्स किसी भी कंट्री के, लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सोशल या फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स कैसी है, गवर्नमेंट कैसी है ना। अब मेजरमेंट के कई सारे मेथड्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि इसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है। टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आई डोंट थिंक सो इतना इंपॉर्टेंट है, बट हाँ अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो प्लीज़ पढ़ लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, बस जाओ एंड प्लीज़ पढ़ो। जो स्क्रीनशॉट लेना है वो आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस आई डोंट थिंक सो, हाँ इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फ्लेशन पढ़ लो एंड देन आई विल एंड सम ऑफ द वीडियो, ठीक है। इन्फ्लेशन में जस्ट अ सेकेंड, हाँ इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन रिफर्स टू द सब्सटैंशियल एंड रैपिड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल पे रैपिड और सब्सटैंशियल इंक्रीज जो होता है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, कुल मिला के महंगाई, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हुए, ऑब्वियस सी बात है, प्राइस राइज बढ़ेगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि जो पहले से इक्विलिब्रियम का स्टेट है प्राइस बढ़ने की वजह से वो खराब हो जाएगा। स्कैर्सिटी ओरिएंटेड होता है, क्यों, क्योंकि जब भाई कमी पड़ेगी तभी तो महंगाई बढ़ाओगे, ताकि कंजम्पशन कम से कम हो, ठीक है। डायनामिक तो होता ही है नेचर में, इन्फ्लेशन स्टडी करना, समझना, उसको एनालाइज करना ईजी नहीं होता, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इरिवर्सिबल है, बट ऑब्वियसली इस साल जो महंगाई बढ़ चुकी है अगले साल आप उसको कम नहीं कर सकते, अगले साल वो और बढ़ेगी, ठीक है। इट इज़ इरिवर्सिबल फॉरवर्ड गोइंग प्रोसेस, ठीक है। प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना है, सिर्फ मनी के रेफरेंस में बात होती है। पोस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट फिनोमेनन है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट के स्टेज के बाद ही इन्फ्लेशन शुरू होता है और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अभी आपको आगे मैं पढ़ाती हूँ क्या है। इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं कई सारे, जैसे प्राइस राइज का रेट, मतलब किस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग 4 टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। क्रीपिंग का मतलब वो स्नेल या क्रीपर, धीमे धीमे चलता है, धीमे धीमे, तो मतलब धीमे धीमे प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। वर्किंग मतलब क्रीपिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा तेज़ प्राइस बढ़ रहा है। अब एक चीज़ आप इसमें ध्यान ये रख सकते हो कि जो रनिंग इन्फ्लेशन होता है उसमें ये होता है कि एक डिकेड मतलब 10 साल में 100% प्राइस राइज हुआ। जैसे मान लो कि 10 साल पहले हम कह सकते हैं कि 10 रुपये था किसी भी चीज़ का प्राइस, अब वो 20 रुपये हो गया, मतलब पूरे 10 साल बाद उसमें 10 रुपये का इंक्रीमेंट आ गया है, प्राइस बढ़ गया है। तो वो 100% इन्फ्लेशन अगर हम 10 साल में रियलाइज़ करते हैं तो वो रनिंग इन्फ्लेशन होता है, और अगर हम 100% प्राइस राइज एक ही साल में रियलाइज़ करते हैं तो वो गैलोपिंग या फिर हाइपर इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। ऐसा पॉइंट एमसीक्यू में शायद आ सकता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेसिव मनी सप्लाई इन्फ्लेशन। अब जब मनी सप्लाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, मान लो कोई कंट्री है उसकी जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत ज़्यादा नोट या करेंसी प्रिंट कर रही है, तो उस वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इतना खरीदेंगे लोग कि उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, और उस चीज़ को मीट करने के लिए प्रोड्यूसर्स अपना रेट बढ़ा देंगे, ठीक है। कॉस्ट इन्फ्लेशन, जैसे मान लो लैंड, लेबर, कैपिटल की कॉस्ट किसी कंट्री में अचानक से बढ़ गई तो उसकी वजह से भाई प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं अपने गुड्स की कॉस्ट भी बढ़ा देंगे, इस वजह से महंगाई बढ़ जाएगी। डेफिसिट इन्फ्लेशन, अब जो डेफिसिट इन्फ्लेशन होता है जब मार्केट में हम नई मनी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये उस वजह से होता है, क्योंकि नई मनी इंट्रोड्यूस करने से भाई अचानक से, जैसे मान लो कि हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो 10 रुपये की नोट है अब उसकी वैल्यू है 15 रुपये की इक्विवेलेंट, ठीक है। नई मनी, नई पॉलिसी, तो अब क्या है कि परचेजिंग पावर बढ़ गई, सेम फिनोमेना, परचेजिंग पावर बढ़ गई तो ज़्यादा खरीदेंगे तो प्रोड्यूसर उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज़ लिमिटेड है नेचर में, ठीक है। प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो सप्लाई डिमांड को मीट करने के लिए अपने प्राइजेस बढ़ाएगा ताकि परचेजिंग कम हो जाए और वो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई कर सके। टाइम के अकॉर्डिंग वॉर टाइम का इन्फ्लेशन, ठीक है, वॉर में तो इन्फ्लेशन बट ऑब्वियसली होना ही होना है। पोस्ट वॉर का इन्फ्लेशन, ये वॉर की लेगेसी है, वॉर होने के बाद महंगाई बढ़ना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है यार, इतना तबाही हो चुकी होती है कि महंगाई तो बढ़नी है। और पीस टाइम इन्फ्लेशन, अब पीस टाइम इन्फ्लेशन तब होता है जब कुछ बेवकूफ़ से प्रोड्यूसर्स अच्छे खासे हंसी खुशी के टाइम में भी लेबर्स को छोड़ के कैपिटल इंटेंसिव होने की फालतू स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, नए इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, और वही कॉस्ट वो कस्टमर के सर मत्थे लाद देते हैं एक्स्ट्रा MRP के रूप में, और उस वजह से पीस टाइम में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट
स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रिहेंसिव और स्पेरोडिक, इसको पढ़ने की इतनी खास नीड नहीं है, बट हाँ ठीक है। जब जनरल प्राइस लेवल किसी भी इकोनॉमी में हर एक कमोडिटी का बढ़ जाता है तो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन होता है, जिसे हम पोस्ट वॉर के हिसाब से भी समझ सकते हैं। भाई वॉर के बाद हर एक चीज़ महंगी होती है, चाहे वो खाने की हो चाहे वो लगाने की हो, ठीक है। और स्पेरोडिक इन्फ्लेशन वो होता है जब सिर्फ कुछ, जैसे कि कुछ ही, जैसे मान लो कि अभी पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे थे तो वो स्पैरोडिक इन्फ्लेशन था, क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर कमोडिटी पेट्रोल डीजल था, उनके रेट बढ़ रहे थे, ठीक है। जैसे मान लो गोल्ड सिल्वर के अचानक से बढ़ने लगे तो वो स्पैरोडिक इन्फ्लेशन है कि सिर्फ गोल्ड सिल्वर के बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के रिएक्शन के हिसाब से दो इन्फ्लेशन होते हैं, ओपन और रिप्रेस्ड। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती है इन्फ्लेशन को तो वो ओपन इन्फ्लेशन हो जाता है, और अगर कोशिश करती है तो वो रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है। केनेजियन के अकॉर्डिंग, काइनेजियन के आप नाम बहुत पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में अगर आप आगे इकोनॉमिक्स कंटिन्यू करेंगे तो, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग आई थिंक 4-5 टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ये तब होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन जब प्राइस वेज स्पायरल चलता है। जैसे मान लो कि जो लेबर हैं उनके खर्चे वो नहीं पूरे कर पा रहे हैं तो यूनियन बना के ज़्यादा अपना जो वेज है, दिहाड़ी उसको बढ़ाने की रिक्वेस्ट करते हैं। चलो ठीक है, प्रोड्यूसर ने दम खा के दिहाड़ी बढ़ा दी, अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी एमआरपी बढ़ा देगा, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है। एमआरपी बढ़ा देगा तो जो खरीदने वाला कंज्यूमर है वो उसका लेबर ही तो है, तो ये एक सर्कल ही तो बन गया कि लेबर ने दिहाड़ी बढ़ाई, प्रोड्यूसर ने परेशान होकर बढ़ा दी, लेकिन उसको मीट करने के लिए उसने अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया तो खरीदने वाला कौन, फिर से लेबर, है ना, फिर से वर्कर। तो ये एक सर्कल है जो बिल्ट इन इन्फ्लेशन को रिजेंबल करता है या फिर उसका कॉन्सिक्वेंस बनता है, ठीक है। प्रॉफिट इन्फ्लेशन, केनेजियन की एक बुक है ट्रीटीज ऑन मनी, ठीक है। वो ये कहती है कि इन्फ्लेशन ना डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट में बहुत इनजस्ट है। महंगाई बढ़ने पे क्या होता है कि जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है, लेकिन जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई बेसिकली जो अपर क्लास लोग होते हैं वही प्रोड्यूसर्स होते हैं, वही मैन्युफैक्चरर्स या फिर वही फर्म होल्डर्स होते हैं। भाई ऑब्वियसली महंगाई बढ़ गई तो उन्हें वही सेम प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो वो एक्स्ट्रा रिच हो रहे हैं, लेकिन जो पुअर है वो एक्स्ट्रा पुअर हो रहे हैं क्योंकि वो और ज़्यादा ही चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पहले 10 कर पाते थे, वो 8 ही चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। सेमी इन्फ्लेशन या फिर बॉटलनेक इन्फ्लेशन, इसको याद रखना कि सेमी इन्फ्लेशन को बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। एंड देन हमारे पास है ट्रू इन्फ्लेशन, इट अकर्स पोस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज। फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज के बाद जो इन्फ्लेशन होता है वो ट्रू इन्फ्लेशन होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त कंट्री में जितने भी लेबर होते हैं, जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, सब कुछ हम प्रोडक्शन में यूज़ कर चुके होते हैं, आइडियल स्टेज पर होते हैं। लेकिन अब उसके बाद बट ऑब्वियसली अगर आइडियल स्टेज पे हैं तो हम ना और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं ना और प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बट ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हम अपने प्राइस को बढ़ा ही देंगे और उसे बोलते हैं ट्रू इन्फ्लेशन, ठीक है। स्टेजेस में है प्री फुल एम्प्लॉयमेंट और पोस्ट, सेम चीज़ है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसा स्टेज जहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो सिर्फ हर साल 3% के दर से बढ़ती है। और फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एग्जैक्ट वही स्टेज है, वहाँ पे जो महंगाई का जो रेट जो बढ़ रहा होता है वो 10% से बढ़ रहा होता है। और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेज के बाद जो महंगाई बढ़ रही होती है वो मोर देन 10%, 11, 12, 13, 14, 15, 20% कितना भी बढ़ सकती है, ठीक है। देन इन्फ्लेशन के कॉजेज, आई डोंट थिंक इतना पढ़ने की तो कोई ज़रूरत है। ओके, सो नाउ वी आर डन विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। प्लीज़ आप ब्लॉग को खोलो, स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो। बाकी मैंने PDF के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, प्लीज़ डू वॉच देम, रीड देम, ठीक है। कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो बट ऑब्वियसली 150 में से 75 क्वेश्चंस इतनी ईजिली निकाल लोगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर, गुड बाय।